एक अजीब सी सिचुएशन सोचकर देखिए। मान लीजिए कोई इंसान किसी कंपनी में 13 साल से काम कर रहा है हम्म। और एक दिन मैनेजमेंट उसे दुर्व्यवहार के आरोप में नौकरी से निकाल देता है। वो आदमी अदालत जाता है और ये कानूनी लड़ाई 1-2 साल नहीं बल्कि 24 साल चलती है। 24 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। बिल्कुल। और 24 साल बाद अदालत कहती है कि हाँ, आपको गलत तरीके से निकाला गया था, आपकी नौकरी आपको वापस मिलनी चाहिए और इन 24 सालों का पूरा वेतन भी। वाह, तब तो लगता है कि न्याय हो गया। एक पल के लिए तो यही लगता है, लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। कंपनी इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में जाती है और आखिर में फैसला ये होता है कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन इन 24 सालों का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जीरो बैक वेजेस। और ये सब सिर्फ एक छोटी सी मतलब एक प्रक्रियात्मक गलती की वजह से। यही बात दिमाग में अटक जाती है। आज हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्रोत है भारत के सुप्रीम कोर्ट का 15 दिसंबर 2025 का एक आदेश। जी। ये मामला है दिनेश चंद्र शर्मा और भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच। और हमारा मकसद सिर्फ इस केस की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब सिस्टम किसी के साथ अन्याय करता है तो न्याय की राह इतनी उलझी हुई क्यों हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल जिसे हम आज खंगालेंगे, जब किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकाला जाए तो ये साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए, कर्मचारी पर या उस कंपनी पर जिसने उसे निकाला? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दिनेश चंद्र शर्मा एक होटल में रूम अटेंडेंट थे। हाँ, 1978 से काम कर रहे थे। और 1991 में, यानी लगभग 13 साल की सर्विस के बाद उन्हें निकाल दिया गया। हाँ, और यही से उनकी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो हमें सीधे सीधे 2015 में ले आती है। मामला लेबर कोर्ट में था। 24 साल बाद लेबर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसला बहुत दिलचस्प था। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने जो आंतरिक जांच की थी वो निष्पक्ष नहीं थी, मतलब उसमें गड़बड़ थी। अच्छा, तो कंपनी की अपनी ही प्रक्रिया में खोट थी। बिल्कुल। अदालत ने फिर भी कंपनी को एक और मौका दिया। कहा ठीक है, आपकी जांच में कमी थी, अब आप हमारे सामने साबित कर दीजिए कि शर्मा ने दुर्व्यवहार किया था। और लेकिन कंपनी लेबर कोर्ट में भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। कमाल है, मतलब कंपनी अपने ही लगाए गए आरोपों को कहीं भी साबित नहीं कर पाई। तो फिर लेबर कोर्ट का फैसला तो शर्मा के हक में ही आया होगा। हाँ, और बहुत मजबूती से आया। लेबर कोर्ट ने 2 बातें कही। एक, शर्मा को उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए यानी वापस लिया जाए, और 2, उन्हें इन 24 सालों का पूरा बकाया वेतन यानी फुल बैक वेजेस दिया जाए। ये तो उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही होगी। दशकों के इंतजार का फल मिला था। लेकिन मुझे अंदाजा है कि कंपनी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। आप बिल्कुल सही हैं। कंपनी इस फैसले को बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट ले गई। अच्छा। हाई कोर्ट में मामले पहले एक जज के सामने जाते हैं, जिसे सिंगल बेंच कहते हैं। उस सिंगल जज ने भी माना कि लेबर कोर्ट का बहाली का आदेश बिल्कुल सही है, शर्मा को नौकरी वापस मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वेतन के मामले में एक बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया? उन्होंने पूरे बकाये वेतन को घटाकर 50% कर दिया। आधा? पर क्यों? इसका कोई ठोस कारण फैसले में नहीं बताया गया, लेकिन अक्सर अदालतें लंबे समय के मामलों में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। मतलब जीत तो हुई पर आधी। 24 साल के संघर्ष के बाद पूरा मुआवजा नहीं, सिर्फ आधा। ये भी थोड़ा अजीब है, लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी है ना? नहीं, यहां से मामला और दिलचस्प हो गया। कैसे? शर्मा का परिवार 50% वेतन से खुश नहीं था, क्योंकि जब गलती कंपनी की थी तो पूरा वेतन क्यों नहीं, और कंपनी 50% भी नहीं देना चाहती थी। अच्छा, तो दोनों ही खुश नहीं थे? हाँ, तो दोनों पक्ष हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच के पास गए, जिसमें एक से ज्यादा जज होते हैं, जिसे डिवीजन बेंच कहते हैं। और इस डिवीजन बेंच ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। डिवीजन बेंच ने कंपनी की अपील को सही मान लिया और कर्मचारी को मिलने वाले बकाये वेतन को 50% से घटाकर 0 कर दिया। 0। 1 मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब एक कर्मचारी 24 साल तक लड़ता है, लेबर कोर्ट उसके हक में फैसला देता है, हाई कोर्ट का सिंगल जज भी बहाली को सही मानता है, और फिर डिवीजन बेंच आके कहती है कि उसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जी हाँ। किस आधार पर? मुझे ये तर्क समझ नहीं आया। और यही इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा है। डिवीजन बेंच का पूरा तर्क सिर्फ एक बिंदु पर आधारित था।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी ने अपनी याचिका या दलीलों में कहीं भी ये साफ साफ नहीं कहा था कि मैं बर्खास्तगी के बाद से कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था। मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैं बेरोजगार था। हाँ, बस इतनी सी बात पर, बस इतनी सी बात एक लाइन ना लिखने की वजह से 24 साल का वेतन शून्य हो गया। ये तो अब एक छोटी सी प्रक्रियात्मक बात लगती है। हाँ, और इसी एक बिंदु ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया जो हमें सुप्रीम कोर्ट तक ले आया। सवाल ये था, अगर किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकाला जाता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कर्मचारी को चीख चीख कर कहना पड़ेगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, या कंपनी को यह साबित करना होगा कि नहीं, ये तो कहीं और नौकरी कर रहा था? इसी को कहते हैं सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी? कंपनी का क्या कहना था? कंपनी का तर्क डिवीजन बेंच के फैसले पर ही आधारित था। उन्होंने कहा कि एक स्थापित नियम है कि कर्मचारी को पहले खुद बताना पड़ता है कि वो बेरोजगार है। अच्छा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने बहुत चर्चित फैसले का हवाला दिया जिसका नाम है दीपाली गुंडू सुरवासे। उनका दूसरा तर्क था कि 1991 से 2015 के बीच 24 साल का लंबा वक्त गुजरा है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी इतने लंबे समय तक खाली बैठा रहा होगा। जरूर उसने कहीं ना कहीं कुछ काम किया होगा। सुनने में तो ये तर्क थोड़े वजनी लगते हैं। तो शर्मा के वकीलों ने इसका क्या जवाब दिया? शर्मा के पक्ष की दलील बहुत सीधी और भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने कहा कि जब यह साबित हो चुका है कि कंपनी ने गलत किया था, उन्हें गैर कानूनी तरीके से निकाला था, तो फिर बकाये वेतन से इनकार करना तो ऐसा हुआ जैसे आप कंपनी को उसकी गलती के लिए इनाम दे रहे हों। ये बात तो सही है, सजा कर्मचारी को मिल रही है, कंपनी को नहीं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने कभी बताया ही नहीं। हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें साफ लिखा था कि शर्मा बेरोजगार थे। और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने उस हलफनामे का कोई जवाब तक नहीं दिया, उसे कभी चुनौती ही नहीं दी। तो फिर तो कंपनी का तर्क कमजोर पड़ गया। उनका मुख्य तर्क ये था कि सबूत का बोझ हम पर क्यों हो, बोझ तो कंपनी पर होना चाहिए। वो साबित करें कि हम कहीं और कमा रहे थे। दोनों तरफ से इस दीपाली गुंडू केस का नाम आ रहा है। कंपनी भी उसका हवाला दे रही है और शायद कर्मचारी भी। आखिर ऐसा क्या था इस केस में जो सब कुछ इसी पर टिका है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दीपाली गुंडू का मामला भारत में रोजगार कानूनों के लिए एक मील का पत्थर है। हाँ। ये वो फैसला है जिसने बैक वेजेस के सिद्धांतों को बहुत हद तक साफ किया। और हमारे स्रोत यानी सुप्रीम कोर्ट के इस मौजूदा आदेश में जजों ने उस पुराने फैसले का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। दीपाली गुंडू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत तय कर दिया था, अगर कंपनी की गलती से कोई कर्मचारी नौकरी से निकाला जाता है तो कानून की नजर में वो कभी नौकरी से गया ही नहीं था। अच्छा? उसकी सेवा कभी टूटी ही नहीं, इसलिए उसे वापस उसी स्थिति में लाया जाना चाहिए, वेतन और दर्जे के साथ जिसमें वो बर्खास्तगी से पहले होता। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब बर्खास्तगी को एक तरह से मिटा दिया जाता है। हाँ, और कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में बकाये वेतन से इनकार करना कर्मचारी को दोबारा सजा देने और नियोक्ता को उसकी गलती के लिए पुरस्कार करने जैसा है। सही बात है। और सबसे अहम बात जो दीपाली गुंडू केस के पैराग्राफ 22 में लिखी है, अगर नियोक्ता बकाये वेतन देने से बचना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि कर्मचारी कहीं और समान या उससे बेहतर वेतन पर काम कर रहा था। एक मिनट, अगर ये इतना साफ साफ लिखा है कि सबूत का बोझ नियोक्ता पर है, तो फिर इस केस में कंपनी और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इसका इस्तेमाल अपने हक में कैसे कर रहे थे? ये तो विरोधाभासी लगता है। यहीं पर कहानी में असली कानूनी पेंच आता है। ये सब उलझन उस फैसले के एक दूसरे पैराग्राफ 38.3 से पैदा हुई। अच्छा। इस पैराग्राफ में अदालत ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे और उसमें एक लाइन लिखी थी कि आमतौर पर ऑर्डिनरीली कर्मचारी को अपनी याचिका में ये कहना चाहिए कि वो बेरोजगार था। अच्छा, तो कंपनी और डिवीजन बेंच ने इसी आम तौर पर वाली लाइन को पकड़ लिया। उन्होंने इसे एक सख्त नियम बना दिया कि अगर तुमने ये लाइन नहीं लिखी तो तुम्हारा केस खत्म। बिल्कुल, उन्होंने उसे एक प्रक्रियात्मक बिंदु को पूरे मामले का आधार बना दिया। लेकिन वे उसी पैराग्राफ का अगला हिस्सा नजरअंदाज कर रहे थे। और वो क्या था? उसी पैराग्राफ में आगे ये भी साफ लिखा था कि ये कहने के बावजूद सबूत का अंतिम बोझ यानी अल्टीमेट बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा नियोक्ता पर ही रहेगा। तो एक ही पैराग्राफ में दो बातें हैं। एक तरफ कर्मचारी को कहने के लिए कहा गया है, दूसरी तरफ सबूत का बोझ कंपनी पर डाला गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी सिद्धांत है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने समझाया। अदालत ने कहा कि एक सकारात्मक तथ्य को साबित करना, जैसे कि ये व्यक्ति कहीं और काम कर रहा था, हमेशा एक नकारात्मक तथ्य को साबित करने से ज्यादा आसान होता है।
जैसे कि मैं कहीं भी काम नहीं कर रहा था। ये बात तो सही है। अब ये कैसे साबित करेंगे कि आपने 24 साल तक कुछ नहीं किया? ये लगभग नामुमकिन है। आप हर दिन की डायरी तो नहीं दिखा सकते। इसलिए कानून कहता है कि जो पक्ष सकारात्मक दावा कर रहा है यानी कंपनी, उसे ही इसे साबित करना होगा। ये बहुत तार्किक बात है। तो अब सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही संतुलित और आप कह सकते हैं मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सबसे पहले दीपाली गुंडू मामले में इस्तेमाल हुए शब्द आम तौर पर ध्यान केंद्रित किया। ऑर्डिनरली। हाँ, अदालत ने कहा कि इस शब्द का मतलब ही यही है कि यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक कठोर नियम नहीं है जिसे हर मामले में आंख बंद करके लागू कर दिया जाए। मतलब हर मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अदालत ने सिर्फ नियम की किताब नहीं देखी, बल्कि इस खास मामले की हकीकत को भी परखा। दिनेश चंद्र शर्मा की असल स्थिति को समझने की कोशिश की। और वो क्या थी? अदालत ने इस मामले की उन विशिष्ट परिस्थितियों को गिनाया जो इसे अलग बनाती थीं। पहला, शर्मा कोई नया कर्मचारी नहीं था। उसने 13 साल तक कंपनी में नियमित रूप से काम किया था। दूसरा, उसकी नौकरी एक रूम अटेंडेंट की थी, जिसमें कोई बहुत उच्च तकनीकी कौशल की जरूरत नहीं होती। ऐसी नौकरियों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नया अवसर मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। कोई 45-50 साल की रूम अटेंडेंट को आसानी से नौकरी पर नहीं रखता। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है नौकरी से निकाले जाने का कलंक। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी को दुर्व्यवहार के आरोप में नौकरी से निकाला जाता है, तो उसके साथ एक कलंक जुड़ जाता है। वो जब भी कहीं नई नौकरी के लिए जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी। और ये दाग उसके लिए दोबारा नौकरी पाना बहुत मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। अदालत ने इन सभी मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखा। अदालत ने इस बात पर भी कुछ कहा होगा कि 24 साल तक कोई इंसान बिना कुछ कमाए कैसे जिंदा रह सकता है। हाँ, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु था। सुप्रीम कोर्ट ने लाभकारी रोजगार यानी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा को स्पष्ट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि लाभकारी रोजगार का मतलब सिर्फ कोई भी काम करके पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है किसी स्थायी नियमित नौकरी में होना, जहां आपको लगभग वैसा ही वेतन और सुरक्षा मिले जैसी आपकी पुरानी नौकरी में थी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ गुजारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा अस्थायी काम करना, वो एक प्रॉपर नौकरी नहीं मानी जाएगी जिसके आधार पे आप उसका सारा वेतन काट लें। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव है कि शर्मा ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ छोटे मोटे काम किए हों, लेकिन इसे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मानकर उसका सारा बकाया वेतन रद्द कर देना सरासर अन्याय होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर कैसे पहुंचा? इन सभी तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने बकाया वेतन को शून्य कर दिया था। कोर्ट ने उस फैसले को कानून की नजर में गलत ठहराया। और सिंगल जज के 50% वाले फैसले का क्या हुआ? सिंगल जज के उस फैसले को बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें केस में हुई लंबी देरी भी शामिल है, 50% बकाया वेतन का आदेश न्यायपूर्ण और उचित लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या 50% सच में न्याय है? अगर ये साबित हो गया कि गलती पूरी तरह से कंपनी की थी, तो शर्मा के परिवार को पूरा वेतन क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। कानून में, खासकर ऐसे मामलों में, अदालतें अक्सर संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। हो सकता है अदालत ने यह सोचा हो कि 24 साल बहुत लंबा समय होता है और इतने समय तक कोई व्यक्ति पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रह सकता, इसलिए पूरा वेतन देना शायद नियोक्ता के साथ अन्याय हो। तो 50% एक तरह का समझौता है। जो ये स्वीकार करता है कि कर्मचारी की गलती नहीं थी, लेकिन मामले की असाधारण देरी को भी ध्यान में रखता है। ये पूर्ण न्याय नहीं हो सकता, लेकिन इसे साम्यपूर्ण न्याय यानी इक्विटेबल जस्टिस कहा जा सकता है। तो दशकों तक चली एक कानूनी लड़ाई के बाद दिनेश चंद्र शर्मा के परिवार को आखिरकार आंशिक न्याय मिला। पूरा मुआवजा नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण राहत जरूर मिली। हाँ, यह मामला दिखाता है कि कानून की किताबों में लिखे न्याय और असल जिंदगी में मिलने वाले न्याय के बीच का सफर कितना लंबा और थका देने वाला हो सकता है। इस पूरी चर्चा का मुख्य सार प्रक्रिया और न्याय के बीच का नाजुक संतुलन है। एक तरफ अदालती प्रक्रिया के नियम हैं जो जरूरी हैं ताकि सिस्टम ठीक से काम करे, लेकिन दूसरी तरफ न्याय का मानवीय पहलू है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि प्रक्रियात्मक कमियों को न्याय के रास्ते में एक ऐसी दीवार नहीं बनने दिया जा सकता जो किसी व्यक्ति को उसके हक से पूरी तरह वंचित कर दे। उन्होंने नियम की आत्मा को उसके शब्दों से ऊपर रखा। सही कहा।
उन्होंने कर्मचारी की उम्र, उसकी नौकरी की प्रकृति, बर्खास्तगी का सामाजिक प्रभाव, इन सबको देखकर एक ऐसा रास्ता निकाला जो शायद किसी भी पक्ष के लिए परफेक्ट नहीं था, लेकिन अन्यायपूर्ण भी नहीं था। ये वाकई एक गहरा विश्लेषण है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोत में एक छोटी सी जानकारी है जिस पर हमारी चर्चा में बात नहीं हुई। अच्छा। जिस होटल में शर्मा काम करते थे, वो बाद में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने राजस्थान सरकार को हस्तांतरित कर दिया था। हाँ। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब इस फैसले में नहीं है। जब किसी कंपनी का मालिकाना हक ही बदल जाता है, तो उसके द्वारा अतीत में की गई गलतियों के लिए असल में कौन जिम्मेदार होता है? क्या नई मैनेजमेंट ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि ये तो पुराने मैनेजमेंट ने किया था? या पुरानी जिम्मेदारियां भी संपत्ति के साथ नए मालिक पर स्थानांतरित हो जाती हैं? ये तो एक और बड़ी बहस का मुद्दा है। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।